फ्रेंड्स नमस्कार, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में ये पेपर है 2018 का। और मैं आपको बता दूं कि 2018 का एक सेट मैंने पहले भी हल कर चुका हूं। ये दूसरा सेट है। बहुत ही लाभप्रद होगा उन बच्चों के लिए जो इस वर्ष नवोदय एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं क्लास 6 का। तो मैं आपको बता दूं ये दूसरा सेट है। और जो पहला सेट है, जिन्होंने वो सेट नहीं देखा है सेट 1, वो उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस सेट को भी आप अवश्य देखें, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम मैथ करेंगे, क्योंकि मैथ ज्यादा गलत और सबसे ज्यादा कठिन जो हिस्सा पड़ता है वो बच्चों को मैथ का पड़ता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं मैथ। यदि a b की पूर्ववर्ती संख्या है, तो देखिए पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। पहले सबसे पहले ये समझिए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ 3 बच्चे भी बैठे हैं जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। ये मेरे साथ प्रश्नों को समझ रहे हैं और मेरी मदद भी कर रहे हैं इस पेपर को सॉल्व करने में। तो हाँ जी, जरा जोर से बोलिए जी। तो यदि a b की पूर्ववर्ती संख्या, अब पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? जैसे 5 है तो 5 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 4। एक कम होगी ना जी। तो a माइनस b और b माइनस a के मान है। a माइनस b यानी 4 माइनस 5 का मान -1, तो इसका मान हो जाएगा -1। अब यहाँ उल्टा b माइनस a का मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 4, तो इसका मान हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, तो इसका मान क्या होगा? -1 और +1, मतलब 4 में से 5 गया तो ऋण 1 रहेगा और 5 में से 4 गया तो 1। जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए। तो जोसेफ के कम आए, अमित के ज्यादा। तो जोसेफ ने अमित से 8 अंक तो माना, अमित के हमने माना कितना माने बोलो? अमित के हमने x मान लिया। तो जोसेफ के कितने माने? x माइनस 8। जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक आए। तो अमित के x हैं तो कुमार के x प्लस 12। यदि कुल प्राप्तांक 205 है, यानी इन तीनों का जोड़ कितना है? 205। तो जोसेफ के अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तीनों, अब सुनो जरा, x करेंगे प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर 205। अब ये x जुड़ के हो गए 3x बराबर। तो सबसे पहले हम 205 ही लिखते हैं और ये जो अंक है इनका पक्षांतर कर देंगे आगे। तो यहाँ ऋण 8 है तो यहाँ धन 8 हो जाएगा और यहाँ धन 12 है तो यहाँ ऋण 12 हो जाएगा। ठीक है ना, जो उसके निशान चेंज हो जाते हैं बराबर के आगे भेजने पे किसी संख्या के। अब हम क्या करेंगे, सीधा x का मान निकालेंगे। तो x बराबर, इसको सॉल्व करो। देखिए 205 में 8 जोड़ो तो 213 होगा। 213 में से फिर 12 कम कर दो तो 201 होगा इसका मान। और ये 3 इसके साथ यहाँ गुणा में था, ये इसको भी आगे भेज देंगे तो बटे 3 होगा। 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और यहाँ 2 बचा 21, 3 सता 21। तो x बराबर 67 हुआ। देखिए अब x माने किसका? अमित के 67। अब जोसेफ के बताने, तो जोसेफ के अमित से कितने? 8 कम, तो यहाँ पे ऋण 1 करें तो यहाँ घटा कर क्या आ जाएगा? 59। ठीक है। शारदा ने एक कॉपी ₹25.50, एक पेन ₹7.50। तो देखिए हम इसको पहले लिखते जाओ, ज्यादा मत पढ़ो आप आगे। तो कॉपी खरीदी कितने की? ₹25.50। अब पेन खरीदा ₹7.50 तथा 6 पेंसिलें ₹1.25 प्रत्येक के भाव से खरीदी। अब यहाँ पे हाँ, तो हम पहले 6 की कीमत ज्ञात करेंगे। तो 1.25 गुणा 6, तो 6 पजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, तो ₹7.50 की क्या कितनी पेंसिलें खरीदी? 6 पेंसिल। उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया। तो पहले हम देखेंगे उसने खरीदा कितने का सामान। ठीक है ना, 5 या 15 का 5। आज तुमने जोड़ दिया। आज 1 7 7 14 1 15 5 20 का 0 हासिल। 1 2 40
40 रुपए 50 पैसे का। तो अब इसमें से 50 का नोट दे तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए ऐसा लिखते हैं भाई, 0.00 इसमें से 40 रुपए 50 पैसे को माइनस कर देंगे। ये हमने जोड़ा था, 9 बचा। अब 9 रुपए 50 पैसे ही वापस मिलेंगे। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है इस पेपर में। चित्रालेख एक ट्रेडर द्वारा 5 दिनों में बेची गई आम की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। सोमवार, अब यहाँ टोकरियों के देखो, एक टोकरी बराबर 1 जीरो का बराबर जो है 20 टोकरियां, तो यहाँ कितनी टोकरियां हो गई सोमवार को? 5 है तो 20 पंजे 100 हो गई। मंगलवार को कितनी हो गई? 2 4 6 8 8 गुणे 16 160 हो गई। यहाँ 4 गुणे 8 80 हो गई। ये 8 है, ये हो गया 2 4 6 8 10, तो ये 200 टोकरियां हो गई और ये 80 हो गई। शुक्रवार को 80। यदि 5 दिनों बाद ट्रेडर के पास अभी भी 200 टोकरियां बची हैं तो आरंभ में उसके पास कितनी टोकरियां थी? इसमें 200 भी जोड़ देंगे क्योंकि ये बचा है। अब इन सबको आप लोग जोड़ दो, 6 तो 8, तो यानी उसके पास 820 टोकरियां थी। दो संख्याओं के म100 यानी HCF को बोलते हैं महत्तम समापक तथा ल100 यानी LCM का गुणनफल इतना है। अब देखो इसमें अलग अलग ल100 म100 अलग अलग नहीं दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है। इसका मतलब सवाल और सरल हो गया। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी बताओ। तो क्या जब दोनों संख्या एक ल100 गुणा म100, तो ल100 गुणा म100 तो दे रखा है। तो एक संख्या x है दूसरी संख्या 24, तो बराबर इनका गुणनफल हो गया 384। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 384/24। पहले हम 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, अब 12 3 36, अब 12 दूनी 24, 2 से दे देते 2 कम 2 और 2 कम 2 और 2 6 का 12, यानी 16 होगी दूसरी संख्या। ठीक है ना? आप चाहो तो सीधा इसके गुणनफल में सीधा 24 को डिवाइड कर दो, 24 से 24 का भाग दे दो तो संख्या निकल जाएगी। दो संख्याओं का योग इतना है भाई, देखो कितना है? 3,45,678। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,45,678। यदि एक संख्या दूसरी से 16,016 बड़ी है, देखो एक संख्या दूसरी से बड़ी है तो जितना बड़ी है उसको हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 16,016 है, 16,016 पहले तुम्हें लिखना आना चाहिए। 16,016 बड़ी है तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्योंकि हम इसको घटा देंगे तो जो मान बचेगा वो दोनों संख्याएं वहां बराबर, दोनों का बराबर का मान है, मतलब उसमें 2 का भाग देके एक निकल जाएगा। 2 3। अब इसमें हम यहीं पे 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग ऐसे दे दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 एक कम 2 भाई, 3 में दिया 12, तो 2 छक्का 12, फिर 9 में 2 चौको 8, फिर 2 8 16, 2 3 6, 2 एक कम 2, तो एक छोटी वाली संख्या है। अब क्या बताने हमने? तो बड़ी बताने। हाँ, तो इसमें जो है 16,016 को फिर जोड़ देंगे तब बड़ी संख्या आ जाएगी, क्योंकि तो यहाँ पे तो दोनों संख्या बराबर है ना भाई। तो 4 1 7 8 तो ये आए भाई 1,80,800। सी वाला आंसर। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित होती है? इसका नियम है 18 जो 9 और 2 से विभाजित होती है, इन दोनों से विभाजित होती है वो संख्या 18। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से विभाजित वही संख्या होगी जो सम होगी, तो सम संख्या इसमें इतनी, तो ये तो पहले ही कट गया। अब 9 से क्या देखेंगे हम कि जिसका जोड़ 9 के बराबर हो, तो जैसे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24, इसका जोड़ जो है 9 के बराबर नहीं हो रहा है। 24 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, इसको जोड़ेंगे तो देखो ये 0 है तो 6 6 12 6 18 6 35 नहीं हो रहा है। इसको देखो 6 कम 6 6 दुनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 35 6 छक्का 36। अब 36 को फिर हम आपस में जोड़ेंगे तो 6 3 9, तो इनको जिनको आपस में जोड़ के जिसका 9 ही होता है वो 9 से विभाजित होता है। 9,66,666 ही 9 18 से पूर्णतया विभाजित होगा। 128 डिब्बे हैं जी, जिनमें प्रत्येक में 36 टॉफियां हैं। एक डिब्बे में 36 टॉफियां। यदि एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाली जाएं तो उन डिब्बों की संख्या
जिनमें उतनी ही टॉफियां डाली जा सकती हैं। हमने देखा क्योंकि अभी 128 डिब्बे है ना, उसमें 36 टॉफियां हैं, तो प्रत्येक से हमने क्या किया, 4-4 टॉफी कम करी। तो हम देखेंगे कि 128 डिब्बों में से 4 टॉफी प्रत्येक डिब्बे से कम करी तो ये 512 इसका मतलब 512 टॉफी हमारे पास बच गई। अब उतनी ही टॉफी डालनी है, तो क्योंकि अब पहले तो 36 थे एक डिब्बे में, तो अब 4-4 कम कर दी तो अब 32 हो गई कि नहीं हो गई। तो हम क्या करेंगे, 32 का भाग देंगे 512, कितने डिब्बे और आते हैं, तो 32 से कम 32, तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 4 में से 3 गया 19, 192। तो 2 छक्का 12, 6 तो नहीं 12 का 2 हासिल, 1 6 18 1 19, 144। तो इसका मतलब 16 डिब्बे और आएंगे। तो 144, तो पहले 128 डिब्बे थे, अब 16 डिब्बे और आ गए, तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 4 144। तो अब जो है 144 डिब्बे आएंगे। उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी, टेप की लंबाई, लंबे से लंबे टेप की लंबाई, जिससे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर पूरा पूरा मापा जा सके। अब देखो ये थोड़ा मतलब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है इस सवाल पे क्या करते हैं, मास और निकाल, लेकिन यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में चकराने के लिए दे रखा है ताकि बच्चा घबरा जाए कि यार मुझे तो इसको हम लॉस और निकालना आता ही नहीं है मीटर और सेंटीमीटर का। तो कैसे निकालेंगे बताओ, इसका सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 150। तो पहले हो गया 175 सेंटीमीटर, दूसरे में 4 मीटर में 450 और 650, यहाँ 650 हो गया, 600 इसमें 50 और 650। अब हम क्या करते हैं, मौस और निकालने के लिए 175 से हम भाग करेंगे उससे बड़े 450 को, तो 17 3 51, 17 दूनी 34, 2 5 10 का 0 हासिल 1 2, 17 दूनी 34 और 1 35, 0 0 1, 100 बचा हुआ। अब 100 से डिवाइड किया फिर 175 को, तो 100 एकम 100, फिर बचा 75, 75 को फिर डिवाइड किया 100 को, 75 एकम 73, अब बचा 25, फिर 25 से 75 को क्या, तो 25 तिया 75। तो इसका मतलब इसका जो लॉस आया 900 वो 25 आया इन दोनों। अब हम देखेंगे कि 25 का भाग इसमें जाता है कि नहीं, तो जो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 50 है तो जाएगा, ठीक है ना, 650 में तो 25 का भाग जाएगा। तो अगर आप करके भी देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे पूरा पता है कि जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो 25 ही आएगा। अमर ने रुपए 800 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, 3.5 वर्ष के बाद उसकी राशि कितनी होगी। अब देखो ये सबको आते हैं वर्ष साधारण ब्याज निकालने, लेकिन थोड़ा चकराने के लिए उसने यहाँ 3.5 वर्ष कर दिया। तो 3.5 वर्ष को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम विषम भिन्न में बदल देंगे, 3 दूनी 6 1 7, 7/2, तो इसका टाइम जो होगा 7/2 वर्ष होगा, ईयर हो या वर्ष जो भी है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का क्या होता है, साधारण ब्याज होता है पीआरटी। पीआरटी मतलब मूलधन प्रिंसिपल, तो मूलधन हो गया 800 गुणा दर हो गया 5 और समय हो गया 7/2 गुणा 100। देखो ये 2 0 कट गए, ये 2 0 और 2 और 2 चको 8, 5 चको 20 और 20 7 140, तो 140 रुपए ब्याज होगा। अब कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे, हाँ, तो 800 में हम 140 जोड़ देंगे, तो 940 जोड़े क्यों भाई, ये 800 क्यों जोड़े, कोई बता सकता है, क्योंकि ये ब्याज ये तो 140 ब्याज था, लेकिन 800 तो उसकी मूल रकम देनी, मूल रकम तो वापस देनी, मिश्र धन ज्ञात करना, मूल रकम तो हमें वापस देनी है, उसके साथ जो है ब्याज भी। 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल आएगा। देखो बेटा ये सरल लगते हैं सवाल, लेकिन ये सरल होते नहीं, ठीक है ना। देखो भाई 8 छक्का 48, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये दशमलव उतरेगा यहाँ, अब यहाँ 4, हाँ क्योंकि यहाँ एक ही अंक उतार सकते हैं, ठीक है ना, तो हम 0 बार भाग देंगे, तो यहाँ 0 तो ये 4 घटा के बचा, अब एक दूसरा अंक उतार सकते हैं, तो 8 छक्का 48,
जीरो अब ये जीरो नीचे आया 80 तो जीरो बारी बात, तो 6.060, तो 6.060 ये वाला भी हो सकता था, ये तब भी सही होता, 6.06 होता तो ये भी सही होता। यदि 4137 डिवाइड बाई 1.75 बराबर इतना है 2364 हो, तो 41.37 भागा 17.5 का मान करें तो इसका पहले दशमलव हटा दो। तो यहाँ 10, क्योंकि किसी भी संख्या को हम दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं भाजक का, जिससे हमें भाग देना है। तो ये 17.5 है, इसका मतलब गुणा 10 हो जाएगा, ऊपर भी गुणा 10, तो 10 से गुणा करने पे ऊपर का एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा, 3.7 हो जाएगा और ये 175 रह जाएगा। अब हमें भाग देना है 175 का 300 हो जाएगा, तो 350। अब घटाओ, अब यहाँ पे जो है दशमलव यहाँ चला गया, यहाँ 7 उतर गया, 112। अब यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 70 आया, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा, 17 चक्कू 68, 4 बार जाएगा, तो 4 5 20 का जीरो हासिल 2, 17 चक्कू 68, तो इतना आया 2.364। देखिए 1/10 धन 11/100 धन 111/1000 का दशमलव समतुल्य। तो 1/10 को हम दशमलव में देंगे, 10 का भाग 1 में देंगे तो इसका मान कितना होगा 0.1। 11 को अगर हम दशमलव में बटे 100 है तो 100 का भाग किसी भी संख्या पे अगर हम देते हैं तो 2 अंकों के पीछे दशमलव चला जाता है, तो 1 अंक और 2 अंक, दशमलव 11 हो जाएगा। 1000 का अगर हम किसी में भाग देखते हैं तो हाँ, तो ये 3 अंकों को यहाँ जीरो हम रख सकते हैं, 3 अंकों के पीछे दशमलव चला जाता है, तो 0.321। तीसरा, राहुल ने एक पुराना टेलीविजन 3000 में खरीदकर उसकी मरम्मत पर 300 लगाए। देखो मरम्मत पे 300 लगाया, 3000 में खरीदा, तो हम 3000 में 300 पहले प्लस कर देंगे, तो 3300 का इसका सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य जिसे कहते हैं, मतलब इसका मतलब उसको टीवी का जो क्रय मूल्य है खरीदो 3300 पड़ गया। यदि उसने टीवी को 3500 में बेचा, अब बेचा कितने में 3500, तो इसको मतलब ज्यादा में, तो इसमें से पहले घटा देंगे तो लाभ कितना हुआ 200, 3300 घटा देंगे 200, तो लाभ हुआ 200 का, ये लाभ हो गया प्रॉफिट। तो उससे कितना लाभ हुआ, बस लाभ बताना है, तो ये तो 200 का, ये तो बहुत ही सरल है। 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग, तो गुणज किसे कहते हैं, पहाड़े को, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 80 हो रहा है इसमें 80। 25 की तीलियों से बनी त्रिभुजों का प्रेक्षण कीजिए, 10 त्रिभुजों वाली आकृति बनाने में कितनी तीलियां लगेंगी। देखिए इसको पैटर्न को अगर हम समझेंगे तो यहाँ ऊपर है त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तीलियों की संख्या 3 है तो 5 है तो 7 है तो 9 है तो 11 है तो 13 तो 15 17 19 21 तीलियां लगेंगी। एक संख्या से उसके अंकों का योग घटाया जाता है, किसी संख्या से उसके अंकों का योग घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होती है किससे, है? देखो भाई कोई संख्या है 6 और 7 है, तो इस संख्या से हमने इसके अंकों का योग घटाया, इसका अंकों का योग कितना है 7 6 13 को हमने कहा तो 54, तो किससे विभाजित हो रहा है, 2 से तो हो ही रहा है, 9 से हो रहा है ना। तो देखो एक तो ये कर दिया हमने, तो ये 2 से हो रहा है। एक संख्या और कुछ भी बोलो, कुछ भी, जैसे 13 बोल दिया हमने, अब इसको 3 और 1 4 को हमने तो यहाँ देखो 9 यहाँ पे, तो ये 9 से विभाजित हो रहा है। तो एक संख्या और करो, जैसे हमने क्या किया 85, तो इसको 8 और 5 13, इसको घटाया तो 5 में से 2 3 गया 2 72, तो देखो 8 9 72, 9 से हो रहा है। कोई एक संख्या और लो, माना हमने 93 लिया तो 9 और 3 12 घटा दिया तो इसको 1। तो देखो ये जो है हमेशा 9 से विभाजित होती है भाई, ये नई बात मुझे भी आज ही पता चली। जम्बू एक्सप्रेस 8:20 प्रातः पर जम्मू से चली, वह दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे 35 मिनट लेती है,
यदि वह 25 मिनट लेट है तो वह कितने बजे दिल्ली पहुंचे ना। दिल्ली आने में कितना टाइम लगता है इसको, 8 घंटे और 35 मिनट। अब ये 25 मिनट लेट है मतलब ये, तो इसमें 25 मिनट और जोड़ेंगे क्योंकि इसको 25 मिनट और लगे रास्ते में, तो यहाँ 0 घंटे, तो ये यहाँ पहले जोड़ो तो 3 तो 60 हो गया, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 8-60 का मतलब 9 घंटे में। तो 8 प्रातः चलिए 8:20 पे हम इसमें क्या करेंगे, 9 घंटे को जोड़ देंगे, तो 17:20 का मतलब 5:20 दोपहर के बाद PM। दी गई आकृति का हमने क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो एक तो ये अंदर जो एक वर्ग है कि नहीं है। अब वर्ग इसलिए है कि यहाँ दिखा रखा है, एक लाइन यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की माप दे रखी है 12 और यहाँ से यहाँ तक की माप 12 है, तो ये पूरे चारों 12-12 की। तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का, हाँ 12 गुणा 12 हो जाएगा, तो कितना होता है 144। ये जो त्रिभुज है इसका चाहे तुम यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ मिला दो तो एक आयत बन गई, ठीक है ना। या कैसे भी कर सकते हो, अलग त्रिभुज कभी निकाल सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है ना, तो 2 त्रिभुजों का निकल जाएगा। तो इसको सीधा तो ये भी 4 ही है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 तो यहाँ 12 है, तो 12 चौक 48। तो इनका आधा कर दीजिए, इसका आधा नहीं, अब आधा क्यों करेंगे, अब तो ये पूरा आयत बन गया नहीं, तो 12 चौक 48 हो गया ना भाई, पूरे का 48, तो पूरा का 48, तो ये भी तो है, ये यही वाला तो चिपका है मैंने यहाँ, पूरे का ही तो बताना। ये एक ही त्रिभुज छोड़िए, 2 त्रिभुज है ना भाई, एक अगर पूरा मैं उस कंडीशन में बताता हूँ आधा करने के लिए जहाँ एक ही त्रिभुज का निकालना है, 24 भी जोड़, हाँ तो एक का 24 हो गया, दूसरे का 24 हो गया, ठीक है ना, तो एक ही बात है, 2 त्रिभुजों का 48 हो गया, तो ये 144 इसमें जोड़ दो, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्टेशन से 1:45 दोपहर बाद चलती है, दिन के 1:45 पे जा रही है। वह गाड़ी दूसरे स्टेशन जो 165 किलोमीटर की दूरी पर है कितने बजे पहुंचेगी, यानी हाँ पहले क्या निकालना है, पहले 60 का भाग 165 में देना है, मतलब क्या निकलेगा, समय निकलेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 हो गए 60 जी, तो 2 घंटे 45 मिनट दूनी, 15 चौको 60, 15 कम 15 तो 11/4 घंटे आ रहा है, तो 11/4 घंटे के हम क्या करेंगे, 11 में देंगे तो 4 जोड़े 8 अतः ऊपर 3/4, यानी इसका हो गया 2 घंटे तो पूरे हो गए, 60 का 3 होता है 4 कम 4 15 45, तो 15 यानी 2 घंटे 45 मिनट। अब 2 घंटे तो 1:45 पे चली तो जोड़ देंगे, तो 1:45 में 2 घंटे 45 मिनट जोड़ देंगे, यहाँ सबको आता है जोड़ ये करना, तो 45 90 हुआ, अब 90 में से क्या होता है यहाँ 60 का भाग देंगे, तो यहाँ 1 घंटा, तो यहाँ 1 घंटा यहाँ चला गया, तो 4:30 पे पहुंचेंगे, तो कहाँ पर है यहाँ 4:30, सी वाला। जी मेरा भी, उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है। देखो भाई क्षेत्रफल परिमाप दोनों के समान, दोनों समान है, तो पहले भुजा कैसे ज्ञात होती है, भुजा का परिमाप का क्या संबंध है, भुजा गुणा 4 होता है ना परिमाप, क्या भुजा गुणा 4 बराबर परिमाप होता है। अब यहाँ क्षेत्रफल भी परिमाप के ही बराबर है, तो इसको यहाँ गुणा 4 ही रहेगा, तो इसका मतलब भुजा जितनी होगी तो किसका गुणा बराबर आएगा, 4 से गुणा, हाँ तो यहाँ तो क्योंकि क्षेत्रफल में तो दोनों भुजा का वर्ग होता है ना, तो यहाँ 4 गुणा 4 होगा, तो इसका मतलब उसका 16 ही होगा, तो यानी 4 चौको 16, परिमाप भी 4 चौको 16, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। एक फल विक्रेता केले ₹40 प्रति दर्जन अथवा एक केला 5 के भाव बेचता है, 99 केले खरीदने पर क्या राशि देनी होगी। देखो भाई यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अगर केले 40 रुपए दर्जन है, अगर पूरा दर्जन लोगे तो 40 रुपए का, और एक केला लोगे तो 5 रुपए का। एक केला हमेशा महंगा मिलता है ना, कोई भी चीज एक लेने पे, ज्यादा लेने पे सस्ती मिलती है। तो पहले हम देखेंगे 99 केले खरीद रहे हैं, तो हम 99 में 12 का भाग देंगे,
12 96 12 8 96 हो रहा है। और 40 गुणा तो 8 3, तो इसका मतलब 8 तो हमें दर्जन खरीदने पड़ेंगे। 40 गुणा 8 करेंगे तो 40 गुणा 8 करेंगे 320 320। अब ये 15 जोड़ देंगे 3 केले अलग लेंगे ना, 3 15 3 किलो के हो गए 5 गुणा 3 15, तो कितने 335 रुपए देने पड़ेंगे जी। 12 व्यक्ति अथवा 15 स्त्रियां एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, वही काम 8 व्यक्ति तथा 8 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये सवाल कई वर्षों से पूछा जा रहा है, इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है। 12 व्यक्ति अथवा 15 स्त्रियां कर रही हैं, इसका मतलब 12 व्यक्ति उतना ही काम करते हैं जितना काम 15 स्त्रियां। 12 व्यक्ति बराबर 15 स्त्रियां, तो एक व्यक्ति बराबर 15/12 स्त्रियां। अब क्योंकि हमने यहाँ 8 व्यक्ति भी है तथा लिखा है, मैंने 8 व्यक्ति फिर 8 औरत मिलके काम कर रहे हैं, तो हमें या तो सबका पुरुष बनाना पड़ेगा व्यक्ति, या तो सबकी स्त्रियां बनानी पड़ेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 व्यक्ति की अगर स्त्रियां बना देंगे तो 8 व्यक्ति बराबर, तो ये 15/12 को गुणा करेंगे 8 से, तो 3 से काटा 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 4 से काटा 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 8 व्यक्ति बराबर 10 स्त्रियां हैं। तो यानी 10 स्त्रियां तो 8 व्यक्ति के बराबर हो गई, और 8 स्त्रियां हो रहे हैं, तो इसका मतलब 18 स्त्रियां। अब सीधा सवाल हमारा काम समय चाल समय वाला बन गया कि एक तरफ लिखो हम, क्योंकि यहाँ एक तरफ स्त्रियां हैं तो स्त्रियां ही लिखेंगे, और एक तरफ लिख दो दिन। तो पहले 15 स्त्रियां, क्योंकि यहाँ अथवा में, तो 15 स्त्रियां जो है 24 दिन में कर रही हैं। अब स्त्रियां कितनी हो गई, 18 स्त्रियां, तो x दिन। यहाँ तीर का निशान नीचे इसलिए लगेगा क्योंकि हमने यहाँ x/24 लिखना है। जिधर तीर का निशान होता है ऊपर अंश में और पीछे वाला हाथ, यहाँ तीर का निशान उल्टा इसलिए लगता है क्योंकि जब यहाँ स्त्रियां बढ़ेंगी तो यहाँ दिन कम हो जाएंगे, इसका उल्टा संबंध है। तो बराबर 15/18। मैंने यही पर इसका पक्षांतर कर दिया, 24 बराबर के आगे लाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, है 18, 6 चौको 24, 3 कम 3, 3 पंजे 15, और 5 चौको 20, इसका मतलब 20 दिन में करेंगी। अधूरा दंड ग्राफ किसी वर्ष में संयुक्ता की प्रथम 5 मास की बचत दर्शाता है। उसने 5 मास में कुल 950 की बचत की। फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि समान है, बताइए उसने फरवरी में कितना बचाया। तो क्योंकि देखो टोटल बचत हुई 950 की, और जो 3 महीने की बचत यहाँ जनवरी की कितनी है, ये 1600 है भाई, 160 है, ये 200 है, तो यहाँ बीच में, तो इसका मतलब 180। यहाँ अप्रैल की कितनी है, यहाँ 80 है, यहाँ 120 है, तो इसका मतलब कितना है 100 है कि नहीं, ये बीच में। यहाँ कितनी है 180 है, इसकी भी मई की भी 180 है कि नहीं है, तो तीनों की हम जोड़ देंगे तो 460 हो गए भाई। तो इन 3 महीनों की बचत 460 है, तो 950 में से हम पहले 460 घटा देंगे, 490 आया भाई। अब 490 इन दोनों महीने की हुई कि नहीं हुई, तो ये कह रहा है कि दोनों महीनों के बराबर इनकम है, तो 490 के हम 2 भाग करेंगे, 245 आ रहे हैं, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 245। तो इसका मतलब एक महीने का फरवरी का 245 होगा। एक मछली टैंक में पूरा भरने पर 45 लीटर पानी आता है। तो सबसे पहले मैंने बोला जो मछली टैंक ऐसे सवाल आते हैं उसमें क्या कर दो, पहले टैंक बना दो। तो ये पूरा भरने पे कितना आता है 45 लीटर, पूरा भरने पे याद रखना है। इसका 4/9 भाग भरा है, तो 45 का 4/9 कितना होगा, 45 का 4/9, तो 9 कम 9, 9 पंजे 45, यानी 20 लीटर इसमें पानी है। तो हम क्या करो, इसको चित्र द्वारा दिखा दो, 20 लीटर पानी, 20 लीटर है इसमें पानी, ठीक है ना भाई। यदि पानी का 2/5 भाग निकाल लिया जाए तो फिर इसका 2/5, तो पानी 20 लीटर भरा है, तो इसका 2/5 हमने निकाल दिया, तो 20 का मतलब गुणा 2/5, तो 5 कम 5, 5 चौको 20, तो 8 लीटर, यानी 8 लीटर हमने निकाल दिया, ठीक है ना भाई। तो टैंक को पूरा भरने के लिए और कितना पानी चाहिए, तो अब देखो 20 लीटर पानी था, 20 में से तो हमने 8 लीटर निकाल, 12 लीटर पानी बच गया भाई। अब पूरा पानी कितना आता है 45 में से 12, हाँ, तो
45 में से 12 घटा दो 33 जी, मेरा बुक नहीं आ रहा था। तो 33 लीटर पानी चाहिए जी मेरा नहीं आया। ठीक है, चलिए अब हम हिंदी करते हैं पहले, उसके बाद हम करेंगे मेंटल एबिलिटी वाले। तो हिंदी में पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत समय पहले हमारी नदियां ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी, इतनी स्वच्छ कि लोग उनका पानी पीते थे। वे नदियां मछलियों से भरी रहती थी, लोग उन्हें पकड़ते और पकाते थे। समय के साथ साथ लोगों ने कारखाने और शहर बसाए जो नदियों के जल का उपयोग करते थे। नावों के द्वारा नदियों का उपयोग सामान कोयला और तेल ले जाने के लिए होता है जो कभी कभी पानी में गिर जाया करता है। लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। वे कहते हैं हमारे कूड़े से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु अब नदियां बहुत गंदी हो गई हैं, इतनी कि उनका जल पीने योग्य नहीं रहा और मछलियां मर गई हैं। अब नदियां कचरे से भर गई हैं जो उन पर तैरता रहता है। पहले क्या हुआ, नदियों से मछलियां चली गई, कारखानों की नावें नदियों में उतर आई, नदियां स्वच्छ और सुंदर थी। शहरों ने अधिक से अधिक कारखाने बनाए। कौन सा? नदियां स्वच्छ। हाँ, तो पहले क्या हुआ, नदियां स्वच्छ और सुंदर थी। स्वच्छ शब्द का विपरीतार्थक विलोम बताना, स्वच्छ का गंदा। हाँ, स्वच्छ का विलोम गंदा। नदियां गंदी क्यों हो गई? शहरों में कारखाने बना दिए गए हैं, नदियों में मछलियां मर गई हैं, नदियों को पार करने के लिए नावों का उपयोग हुआ, लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका। बताओ, लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका। देखो यहाँ पर मैं बता दूं, वैसे तो नदियां गंदी होते हैं शहरों में कारखानों बनने से, क्योंकि कारखानों का गंदा पानी सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? नदियों में। लेकिन जो इस पैराग्राफ की भाषा है उसके हिसाब से लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका, इसलिए नदियां गंदी हुई। लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे क्योंकि वे उन्हें नावों से पकड़ सकते थे। कारखानों से लोगों की सहायता मिली। नदियों में मछलियां मर रही थी कि नदियों में स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं। नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं। नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं। कौन सा कथन ठीक है? नदियां प्रारंभ में गंदी थी, तो देखो ये तो गलत है। प्रारंभ में नदियां साफ सुथरा थी, पानी पीने योग्य था। प्रारंभ में लोग नदियों का जल पी नहीं पाते थे, तो प्रारंभ में तो पी पाते थे, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदियां गंदी हो गई। तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदियां गंदी हो गई। तेल और हाँ, उस पे ऊपर बात आई भाई, तेल का रिसाव होता था तो उससे भी नदियां गंदी हुई, और कूड़ा कचरे फेंके जाने से भी नदियां गंदी हो गई, तो ये सही है, ठीक है ना। नदियों में मछलियां नहीं थी क्योंकि लोग उन्हें पकाकर खा गए, ये तो गलत है। रोबोट एक यंत्र होता है, यह ऐसा यंत्र है जो चल सकता है, यह निर्देशों का पालन करता है। निर्देश एक कंप्यूटर से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह एक यंत्र है इसलिए यह त्रुटियां नहीं करता। इन बातों को समझना है, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। क्योंकि यह एक यंत्र है इसलिए यह त्रुटियां नहीं करता, यह थकता नहीं और यह शिकायत नहीं करता। कुछ रोबोट्स का उपयोग चीजें बनाने में होता है, रोबोट कार बनाने में सहायक हो सकते हैं। कुछ रोबोट ज्वालामुखी जैसे खतरनाक स्थानों की खोज के काम में लाए जाते हैं, ऐसा होना था यहाँ पे। कुछ रोबोट्स का उपयोग चीजों को साफ करने में किया जाता है, ये रोबोट आपके घर की सफाई करने में सहायक हो सकते हैं। कुछ रोबोट्स शब्दों की पहचान तक कर सकते हैं, वे टेलीफोन कॉलों के उत्तर देने में प्रयुक्त हो सकते हैं। कुछ रोबोट्स मनुष्यों जैसे दिखते हैं किंतु अधिकांश रोबोट्स यंत्रों जैसे ही दिखते हैं। जॉर्ज देवोल ने सन 1954 में पहला रोबोट बनाया और उसको नाम दिया गया यूनिमेट। इसका उपयोग कारें बनाने में हुआ। भविष्य में ऐसे रोबोट भी बहुत होंगे जो आग बुझाने, युद्ध में लड़ने में समर्थ हों। ये जीवन को और भी सुंदर बनाने में सहायक होंगे। अनुच्छेद से वह शब्द छांटिए जिसका अर्थ है पता लगाना। तो अनुच्छेद में आया था खोज करना, खोजना यानी पता लगाना। खतरनाक शब्द का विलोम बताइए क्या होता है? सुरक्षित। हाँ, खतरनाक मतलब जहाँ खतरा हो तो उसका मुक्त भी नहीं होगा, भद्दा भी नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा, क्या होगा?
सुरक्षित होगा। पहला रोबोट कब बनाया गया? 1954। 1954 में बात आई थी। पहले रोबोट का नाम क्या दिया? यूनिमेट। यूनिमेट। पहले रोबोट का उपयोग किस काम में हुआ था? कारों के निर्माण में। मैं बाथरूम में खड़ी थी और माँ मुझे साबुन से रगड़ रही थी। लगता था जैसे वे रोगाणुओं के विरुद्ध युद्ध कर रही हो। माँ चाहती थी मैं बिल्कुल साफ हो जाऊं ताकि वे साफ चादर गंदी न हो जाएं जिन्हें उन्होंने पत्थर से रगड़ रगड़ कर धोया था। जब मेरा स्नान समाप्त हो गया तो मैं अपने बिस्तर पर अकेली लेट गई। मैंने पहले अपने तकिए से बातें की, फिर अपने काल्पनिक मित्र से और अंत में अपने बिस्तर के नीचे छिपे ड्रैगन से, जो असल में मेरा मित्र था। हाँ, मेरी माँ को स्वच्छता की सनक है और वह घर में थोड़ी सी धूल नहीं रहने देती। धूल के विरुद्ध उनकी लड़ाई खाना पकाने की उनकी धुन के समान है। हमारे घर में सदा भोजन की सुगंध रहती थी जिसे वे स्वयं बड़ी सावधानी से पकाती या फिर बेक करती थी। बेक करने का मतलब जैसे वो बिस्कुट बेक करते हैं बेकरी में, ठीक है ना, उनके बनाए केकों, बिस्कुटों या कप केकों की मोहल्ले में चर्चा रहती थी। मुझे उनके केक और चॉकलेट कुकी बहुत प्रिय थे जो मेरे मुंह में ही पिघल जाते थे। वह बड़ी उदार थी और हमारे पड़ोसियों को सदैव ताजे बने बिस्कुटों की खेप मिल जाया करती थी, ठीक है ना। अब प्रश्न है, सनक होना का अर्थ है। सनक होना मानी बहुत क्रोध करना, सबसे घृणा करना, निरंतर चिंतित रहना, सबको पसंद करना। बताओ। हाँ, किसी चीज की सनक बोलते ना, अरे उसको तो सनक हो गई भाई नवोदय की तैयारी की। तो सनक करना मतलब निरंतर चिंतित रहना। हमें कैसे ज्ञात होता है कि माँ को खाना पकाना प्रिय है? उसके घर से सदा भोजन की गंध आती थी। वह नियमित रूप से खाना बनाती थी। वह अपना घर साफ सुथरा रखती थी। वह पड़ोसियों को उदार पूर्वक देती रहती थी। उसके घर से सदा भोजन की गंध आती रहती थी। हाँ, उसके घर से भोजन की गंध आती रहती थी। माँ बच्ची को सदा स्वच्छ रखना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी चादरें गंदी हो। एक बार बात आई थी, वो चाहती नहीं थी कि उसकी चादरें गंदी हो। अपने नहा लेने के बाद बच्ची क्या नहीं करती थी? देखिए यहाँ पे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना कि क्या करती थी या क्या नहीं करती थी। इस तरह के जो प्रश्न है उसमें हाँ या ना क्या है उसको पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। काल्पनिक मित्र से बातें करती थी, माँ से बातें, तकिए से बातें, ड्रैगन से बातें। तो देखो काल्पनिक मित्र से भी करती थी, तकिए से भी करती थी, ड्रैगन से भी करती थी, माँ से नहीं करती थी। पड़ोसी किसके बारे में चर्चा करते थे? माँ की स्वच्छता के बारे में, बच्ची की स्वच्छता के बारे में, माँ की बेक की हुई चीजों के बारे में, बच्ची की कल्पना के बारे में। तो हमेशा चर्चा करते थे माँ की बेक की हुई चीजों के बारे में। किसी गांव में बाजार लगने के दिन बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंदित रहते हैं। कृषकों के लिए यह अपनी सब्जियां और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है जो वे अपने खेतों में उगाते हैं। बड़े सवेरे किसान अपने बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों पर अनाज भरे बोरे और फलों तथा सब्जियों से भरी टोकरियां लाद देते हैं। वे अपनी उन बकरियों और भेड़ों, गाय भैंसों तथा मुर्गियों को भी ले जाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेचना चाहते हैं। बाजार से उन्हें कुछ चीजें खरीदनी भी होती हैं। उन्हें कपड़ों और मसालों की और बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये चीजें उनके खेतों में सरलता से उपलब्ध नहीं होती हैं। चूड़ी वाले से महिलाएं रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदती हैं। आग जलाई जाती है, पकोड़े, पूरियां और सब्जियां पकाई जाती हैं। समोसे और गन्ने का रस भी बड़ा लोकप्रिय होता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं, झूलों तथा चक्करदार हिंडोलों पर सवारी करते हैं। बाजार का दिन सबको प्रिय होता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ बोरे है? बक्से, डिब्बे, थैले, पैकेट। थैले। तो थैले होते हैं बोरे। बच्चे बाजार में क्या करते हैं? दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं। देखो सब्जियां तो, अनाज तो नहीं बेचते बच्चे, मुर्गियां बकरियां भी नहीं खरीदते बच्चे, तो इसका सीधा है कि दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं।
गांव में बाजार का दिन किसानों के लिए अच्छा दिन क्यों होता है? क्योंकि देखो, गांव में बाजार का दिन किसानों के लिए अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इस दिन क्या करते हैं, किसान अपनी उगाई चीजों को बाजार में बेचते हैं, अच्छी जगह मिल जाती है उनको। किसान अपनी सब्जियों और अनाज को बाजार में कैसे ले जाते हैं? तो अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों तो में। किसान के पास ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां ही होती थी। किसान बाजार में और क्या क्या ले जाते हैं? पालतू पशु और मुर्गियां। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पूर्व स्वामी को लगा कि उसके पिता का स्वभाव बदल कर बहुत खराब हो रहा है। वे बड़े तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो रहे हैं। जब स्वामी को अपनी दादी के साथ बातें करते देखा गया तो उसे कहा गया, याद रखो बच्चे, परीक्षा होने वाली है, तुम्हारी दादी प्रतीक्षा कर सकती है, परीक्षाएं नहीं। यदि उसे अपनी माँ के पीछे चलते देखा गया तो उसे पकड़कर पढ़ने की मेज पर भेज दिया गया। कस्बे की घड़ी के 9 बजाने के बाद यदि कहीं भी उसकी आवाज सुनाई दी तो पिता के कमरे से आदेश आता था, स्वामी, तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए? तुम्हें सुबह जल्दी अवश्य उठना है और थोड़ी पढ़ाई करनी है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, आप मेरी परीक्षाओं के बारे में इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनुच्छेद में आदेश का अर्थ है हुक्म देना। तो आदेश का मतलब हुक्म देना, ठीक है ना। जब कस्बे की घड़ी 9 बजाती तो स्वामी को क्या करना जरूरी था? सोने जाना। 9 बजे उसके पापा देखते रहते कि सोने गया कि नहीं गया, ठीक है ना। स्वामी ने जब अनुभव किया कि उसके पिता का स्वभाव बदल रहा है, कब अनुभव किया? तो ऊपर आई थी बात कि अप्रैल में जब परीक्षाएं शुरू होने वाली थी तो उसके 2 सप्ताह पहले, यानी अप्रैल में, ठीक है ना। उसके 2 सप्ताह पहले मार्च भी हो सकता था, लेकिन मार्च इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके पिता कैसे हो गए थे? इसमें देखो, प्रसन्न और सरल, उदास और क्रोधी और तुनक मिजाज और चिड़चिड़े। हाँ, ऊपर शब्द दोनों आए थे, तुनक मिजाज और चिड़चिड़े हो गए थे। स्वामी को जब माँ के पीछे चलते हुए देखा गया तो उसे कहाँ भेजा गया? मेज पर क्यों भेजते थे? पढ़ाई करने। स्वामी जैसे ही माँ के पीछे कहीं जाता था तो उसे तुरंत मेज पे भेजते थे पढ़ने के लिए। तो चलो, हिंदी का पोर्शन समाप्त हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसके मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन इसका। तो इसमें सबसे पहले जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ये है दर्पण प्रतिबिंब। अब यहाँ देखिए, दर्पण नीचे की तरफ लगा है, ऐसी कंडीशन में क्या ये वर्टिकल नीचे पलट जाएगा, तो ये तीर का जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जैसे एक साफ पता चल रहा है बी में। अब यहाँ देखिए, ये वाली जो शेप है इसकी इस तरफ दाहिनी तरफ प्रतिबिंब है। अब जब इसको पलटेगा तो ये हॉरिजॉन्टल पलट जाएगा। हॉरिजॉन्टल पलटने का मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये उधर साइड, ये इस साइड आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ देखो, हाँ, ये काला हिस्सा इस तरफ आ गया और ये बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही है। इसमें तो चारों हिस्से कोरे हैं और इसमें जो है काला हिस्सा यहाँ नीचे चला गया, तो ये भी गलत है, इधर भी गलत है। ये हिस्सा अपनी जगह रहेगा लेकिन इस तरफ आ जाएगा जैसे बी में है। यहाँ देखो, वृत्त के अंदर जो ये वाला हिस्सा, मतलब ये दर्पण के ठीक अपोजिट वाला ऊपर है, तो यहाँ पे दर्पण के ठीक अपोजिट ऊपर हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा? यहाँ देखो, ये दर्पण की तरफ काला बिंदु है, तो यहाँ जो है ये इसकी साइड दर्पण के दूर हो जाएगी। सॉरी, ये यहाँ दर्पण के नजदीक है तो इस साइड, क्योंकि अंदर से रहेगा तो यहाँ दर्पण के नजदीक साइड रहेगा, तो डी वाला, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ नीचे दर्पण है, तो जब इसका नीचे दर्पण होगा तो ये ऊपर से नीचे को जब पलटेगा तो ए वाला यहाँ ऐसा पलट जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो, ये डायरेक्शन इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन इधर, तो ए वाला होगा। यहाँ देखो, ये आकृति है, अब ये दर्पण इस साइड है, तो इसका मतलब ये दूर की तरफ होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। और यहाँ ये काला है, यहाँ भी काला है, तो ये तो सफेद हो नहीं सकता, ये तो गलत है। तो ये देखो, ये डी की तरह हो जाएगा बिल्कुल, ये तो ऐसे रहेगा और ये डी की तरह। यहाँ पर हमारे पास एक कागज है वर्गाकार, इसको हमने ये मोड़ रखा है लगभग 1/3। 1/3 इधर को मोड़ा, फिर यहाँ से 1/3 इधर को मोड़ा, फिर यहाँ पर हमने इतना काटा ऐसा, और यहाँ भी ऐसा काटा। तो जब हम इसका एक मोड़ खोलेंगे
तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, जो इधर का कटा हुआ है ये यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे निशान, ठीक है ना। जब इधर वाला मोड़ खोलेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा, और जो इधर वाला कटा हुआ जो मोड़ इस तरफ है उसका कोना यहाँ कट हो जाएगा। तो देखो कौन सा है, ए में ये, लेकिन यहाँ किनारे नहीं कटे हैं, तो ये सी वाले को देखो किनारे भी कटे हैं। यहाँ पर देखिए हमने कागज को आधा मोड़ा ऊपर की तरफ, फिर इसको यहाँ बीच में से एक बार इधर मोड़ दिया और यहाँ काट दिया। तो देखो बेटा, जब हम इधर को जो बाद में मोड़ा हमने ये वाला हिस्सा, तो ये मोड़ पहले खोलेंगे, तो जब इतना कटा है तो यहाँ पे इतना कटा होगा। जब फिर नीचे वाला मोड़ खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही कटा होगा, तो कौन सा होगा? ये देखो यहाँ पे हमने कागज को ऐसा मोड़ा, फिर एक बार फिर मोड़ा। अब यहाँ पर क्या किया, काला कर दिया कागज यहाँ पर, और यहाँ पर काला कर दिया। तो जब हम इसको यहाँ खोलेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला मोड़ खोलेंगे इधर को, तो ये काला कहाँ पर, ये यहाँ पे ऐसा, यहाँ भी आ जाएगा ऐसा, और ये काला कहाँ हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे को खोलेंगे तो ये यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसा। जी ठीक है ना। तो कौन सा है ये? ए वाला। बिल्कुल, देखो ए वाला। ये देखो वृत्ताकार कागज हमने पहले नीचे को मोड़ा, तो ये मोड़ने के बाद फिर हमने एक बार यहाँ मोड़ा, और यहाँ मोड़ने के बाद देखो यहाँ पे काट दिया। तो जब यहाँ पे काटा है तो हम पहले ये वाला मोड़ खोलेंगे, ये वाला, तो ये जो कटा हुआ भाग है तो यहाँ भी आ जाएगा ऐसा, एक यहाँ भी आ जाएगा। अब फिर जब दो ऊपर है तो यहाँ भी ऐसा आ जाएगा। तो कौन सा होगा? बी वाला। यहाँ देखिए, ये त्रिभुजाकार में मोड़ा हमने, त्रिकोण में मोड़ा, तो एक बार हमने ऊपर से नीचे को मोड़ा, फिर एक पलटा और मारा, और यहाँ पे हमने गोल कर दिया बेटा। अब जब हम इसको गोल काट रहा तो इस तरफ खोलेंगे तो इसका गोल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर हम जब दो और खोलेंगे तो इसका गोल इधर भी जाएगा। यहाँ पे हमने ऐसा भी कर दिया है। अगर हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया है तो जब हम इधर खोलेंगे तो इधर भी ऐसा हो जाएगा, इधर भी ऐसा, ऊपर भी ऐसा हो जाएगा। तो बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही बताया। प्रश्नों में क्या है, हमने यहाँ से करना है, यहाँ 3 अलग अलग फिगर्स दे रखे हैं, इन फिगर को आपस में जोड़ के कौन सा फिगर इनमें से ये हमें खोजना है। आप लोगों ने उत्तर पहले ही बता दिया, क्योंकि एक लंबा ये रेक्टेंगल है, 2 स्क्वायर है, तो ये देखो बी में ही है, 2 स्क्वायर ये है, और एक लंबा रेक्टेंगल ऊपर वाला है। यहाँ देखो एक बड़ा त्रिभुज है, 2 छोटे त्रिभुज हैं, तो ये देखो ये बी में साफ पता चल रहा है, बड़ा त्रिभुज ये है, 2 छोटे त्रिभुज बराबर ये है। यहाँ देखिए ये वाला चतुर्भुज है, एक कलम की तरह मुंह 2 है, बी वाला। और ये त्रिभुज है, ये 2 ऐसे हो गए, एक त्रिभुज ऐसा है, तो साफ ये बी वाला पता चल रहा है। ये देखो यहाँ ऐसे ऐसे गोलियां हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 जी बी वाला। तो ये देखो बी बन रहा है। थोड़ा आकार सा थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़ा लंबा कर दिया उन्होंने, लेकिन बन वही रहा है। एक ये ऐसा है, एक त्रिभुज बड़ा है, एक छोटा, एक ये है, ये दोनों समकोण है भाई, ये भी ध्यान रखना, दोनों समकोण त्रिभुज बनने चाहिए। एक ये छोटा सा है, तो देखो वही हम और यहाँ देखो ये छोटा त्रिभुज ये वाला है, ये वाला ये है, और बड़ा वाला त्रिभुज ये है, और ये चतुर्भुज देखो ऐसा, और ये लग त्रिभुजी की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी भुजा भी है, ये वाला है। तो बिल्कुल डी। 16 से हमें क्या करना है, ये पहले फिगर में एक आकृति दे रखी है, एक कोई चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह को हमने इनके अंदर ढूंढना है कि किसके अंदर छुपा है। तो ये देखो ये छाते का डंडा है, तो छाते का डंडा कहाँ छुपा है, छाते में ही तो होगा। ये देखो घुमा हुआ है, तो ये देखो सेम अंदर दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। यहाँ पे देखो ये एस वाली शेप है, एस वाली शेप देखो, इसमें तो है नहीं, इसमें साफ पता चल रहा है कि डी वाले में साफ दिख रही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये शेप है, यहाँ तीर का निशान ब्लैक है, इसका डी वाला ही होगा। तो इसमें तो पूरा गोला है नहीं, इसमें पूरा गोला नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बहुत लंबा है, तो देखो इसी में दिख रहा है एक गोला, ये ठीक है ना, तो डी ये है। अब ऐसे कंडीशन में इसी में देखो ये तो ये है, और ये दोनों ये वाले से साफ मिल रहे हैं ना इनमें, तो इस सी वाले में छिपा है। यहाँ देखो ये है और ये है, तो इसमें तो तिरछा हो गए, ये और ये, और क्योंकि यहाँ ऊपर 3 नहीं है, इसके भी उल्टे हो गए, तो इसका मतलब बी वाला। यहाँ देखो इसमें से 4 आकृतियां हैं, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है,
अलग वाली आकृति छांटनी है तो यहाँ इनकी आंखें देखो सी तो सब में आंखें ऊपर है, प्लेट पे जैसे रसगुल्ला रखा है, लेकिन यहाँ रसगुल्ला उल्टा हो गया, ठीक है ना, तो ये अलग है। यहाँ देखो वर्ग वृत्त और काली बिंदी, वृत्त वर्ग काली बिंदी, त्रिभुज वृत्त और त्रिभुज, त्रिभुज वर्ग और त्रिभुज। ए वाला होगा तो जो बाहर है वही वो अंदर है और उसमें काला निशान। हाँ, तो ए वाला अलग है, ये अगर हम यहाँ पे पैर रख के मुंह इधर करें तो ये लेफ्ट साइड है, अगर हम ये पैर रख के मुंह इधर करें तो यहाँ ये राइट साइड हो गया हमारे। अगर हम यहाँ पे पैर रख के मुंह ऊपर की तरफ करें तो ये भी राइट साइड है। अब यहाँ पैर इधर करके तो यहाँ करें तो ये भी राइट साइड, तो ये तीनों राइट साइड हैं, तो सी वाला जो है लेफ्ट साइड है। ये देखो ये एल है, ये एस है, ये हाँ ये तो ये सी वाला तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सी में 90 से कम का कोण बन रहा है, इसलिए ये अलग है। ये देखो ये ट्रायंगल है, इसके दो हिस्से हैं बराबर, इसके भी दो बराबर हिस्से हैं, इसके भी दो बराबर हिस्से हैं, सी वाले बराबर नहीं है। अब देखो भाई ये 26वें से हमें क्या करना है कि एक आकृति फिगर दे रखा है, किसी फिगर के सेम फिगर इन चारों में से खोजना है, तो खोजिए आप लोग। हाँ यहाँ दो खाने ऐसे, ए वाला बिल्कुल सही है। बी में क्या अंतर है, ये बिंदियां पीछे आ गई, यहाँ तो ये अलग ही हो गया, यहाँ भी अलग ही हो गया। यहाँ इसमें से खोजो, यहाँ तो प्लस का निशान हो गया, यहाँ ये उल्टा हो गया, यहाँ सी में देखो बिल्कुल बराबर है ना खाने, इसमें देखो ये वाला फिगर है, ठीक मिलाना, देखो ये ऐसा मिला ऐसा मिला ऐसा, हाँ ए वाला तो मिल रहा है, बी वाला नहीं मिल रहा, इसके बाहर से डबल हो गया ना। अब सी वाला तो और ज्यादा हो गया, यहाँ डबल हो गया, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये भी नहीं मिल रहा, ये मकड़ जाले की तरह बन गया। अब ये देखो ठीक इसी की तरह, ये तो उल्टा हो गया, ये ऐसा 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 बिल्कुल सही घूम रहा है। अब यहाँ ऊपर इसका ऐसा हो गया, ये ऊपर से ठीक है लेकिन यहाँ उल्टा हो गया ऊपर, यहाँ ठीक है ना, ये भी गलत है। अब ये देखो ये आंख है, तो ये आंख तो साफ पता चल रही है, आंख यही है। 31 से हमें क्या करना है, ये आकृति है, इसका एक हिस्सा छूटा हुआ है, छूटे भाग को हमने इनमें से खोजना है। तो देखो इसके अंदर ये है, अगर हम इस आकृति को पूरा करते हैं तो ये इस तरह से मिल जाएगा। तो देखो ये इनमें से ये आकृति किस में से मैच कर रही है, सी में से मैच कर रही है। तो मैं देखिए इसको पूरा करने के लिए कैसे करेंगे, तो इसको हम जो है अगर यहाँ मिला देंगे तो ये पूरी आकृति त्रिभुज ये पूरा बन गया। अब इसका कौन सा लग रहा है आप लोगों को इस एंगल पे, सी थोड़ा छोटा तो नहीं है, तो देखो ये इसका आंसर जो है ना बी सही लग रहा है मेरे को, कि बी को मिलाने से जो है ये आकृति पूरी हो जाएगी। देखते हैं, हाँ वो तो ढके भाई, देखो इससे पूरी बन रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसके 3 हिस्से पूरे भरे हुए हैं, चौथे हिस्से में कैसे इसी पैटर्न के हिसाब से मिले हो जिसके, और उसके अंदर गुणा का निशान, तो इसका मतलब डी वाला। यहाँ देखो इसको तो पहले पूरा वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना। अब इस वर्ग से क्या जाएगा, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो कौन सी एक इधर और एक वर्ग यहाँ पे बन रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल ए वाला सही है। यहाँ कैसे मिलेगा, देखो ये यहाँ का हिस्सा ये डी वाला, अब यहाँ से भी अर्धवृत्त यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो है गोल आ जाएगा, तो बिल्कुल कौन सा मैच कर रहा है, डी वाला। इसमें देखिए यहाँ एक वृत्त है, इसके 2 वृत्त हो गए, और यहाँ पे एक और इस कोने में हो गया, तो इस कोने और होगा डी वाला, तो डी वाला हो जाएगा। यहाँ ऐसे में 4 लाइन हो जाएंगे ऐसे में, ठीक है, और 2 लाइन ऐसे में, तो कौन है सही आंसर, डी वाला। आकृति में क्या है, ये इसके भीतर ये वाली शेप है, ये यहाँ है। अब ये दूसरी आकृति में ऊपर चला गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये बाहर आ गया, फिर तीसरी आकृति में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो अब चौथी आकृति में यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो है ये यहाँ अंदर था तो यहाँ बाहर आ जाएगा गोला यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला भी जो है एंटी क्लॉक जो है घूमते हुए यहाँ आ गया था, फिर अब यहाँ आया तो ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ अंदर था तो यहाँ बाहर आ जाएगा, बी वाला। तो कौन सा, बी वाला। समस्या आकृति में जो है इसके 2 हिस्से हैं, अब यहाँ इसके 2 हिस्से ऐसे में हो गए, और एक लाइन और आप छोटी सी हो गई यहाँ पे। इसके कितने हिस्से हैं,
3 है, लेकिन ये तो 2 बड़े हैं, तीसरा छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, और एक लाइन ऊपर हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये वाला आंसर सही है, क्योंकि जो पहले का संबंध दूसरे से है, वही तीसरे का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले ऐसी दो पैरेलल लाइन है, यहाँ 3 पैरेलल लाइन है, यानी यहाँ एक रेक्टेंगल टाइप का बना है, यहाँ 2 रेक्टेंगल टाइप के बने हैं जिनके कोण है गोल है। अब यहाँ पे जो है एक पैरेलल लाइन है, तो यहाँ 2 पैरेलल लाइन हो जाएंगे, 3 पैरेलल लाइन हो जाएंगे। तो कौन सी होगी, बी वाला। ट्रायंगल है, इसके पीछे ऐसी पूंछ लगी है। अब ये क्लॉकवाइज यहाँ 90 डिग्री यहाँ आ गया, यहाँ ये इधर है, तो ये भी क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा, बी वाला 90 डिग्री जाएगा। ये वाला ये शेप अंदर है, इसके बाहर से स्क्वायर है, वर्ग है। अब ये क्या हो गया, बाहर का वर्ग अंदर चला गया और अंदर वाला बाहर, तो यहाँ भी ऐसे कर देंगे हम, त्रिभुज बाहर और वृत्त अंदर। तो लेकिन त्रिभुज का मुंह ऊपर ही रहेगा, तो ये सी वाला। तो ये क्या है, सीढ़ी है, ये सांप है। एक गेम होता है ना सांप सीढ़ी, इसमें पासे का यूज होता है। अब ये पतंग है, तो मांझा बोले तो इसका यूज। देखिए त्रिभुज ऊपर की तरफ है, ये उल्टा हो गया। अब ये ताले जैसे आकृति है, उल्टी हो जाएगी, तो ये बी वाला पूरा करना है हमें। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए यहाँ से कौन सी आकृति होगी, बिल्कुल, अगर हम इसको यहाँ मिलाएंगे, इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ, तो ये बी वाली आकृति मिलेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो कौन सी आकृति मिल रही है, हाँ बिल्कुल डी वाली आकृति। देखो डी वाली आकृति से ये आकृति पूरी हो रही है, वर्ग बन रहा है। देखो भाई ये देखो, ये है, तो इसको पूरा करने के लिए जो है हम इसको नीचे मिलाएंगे सीधा, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसा मिलाएंगे। तो देखो कौन सी आकृति मैच कर रही है इनमें से, डी वाली देखो मैच कर रही है। ठीक है ना, इसको पूरा करने के लिए हमने क्या करना है, बी वाली हो जाएगी। हाँ बी वाली आकृति देखो बिल्कुल मैच कर रही है। देखो इसको भी हम पूरा करेंगे, तो इसको पूरा मिलाने के लिए हमें ये यहाँ से नीचे लाना है, तो ए वाला। तो देखो इसमें तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 है, ये इसमें उल्टा है, तो इसका साफ पता चल रहा है कि और तीनों विकल्पों में से तीनों गलत हैं, तो ए वाला ही सही होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।